हेलो दोस्तों, वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, है ना। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा, आपदा प्रबंधन का है ना सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। और देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कल करवा चुका था, है ना। उसमें लगभग में 75 प्रश्न है। 75 प्रश्न बोलने का एक्स्ट्रा फैक्ट तो बहुत सारा बता दिए, है ना। तो जाकर देख लीजिए। और वहाँ से 4 नंबर, है ना, और 4 नंबर यहाँ से, 4 से 5 नंबर यहाँ से, 4 से 5 नंबर यहाँ से फिक्स है। यानी 8 से 10 नंबर आता है, इससे आता है 8, 10 नहीं तो 8 तो पक्का नंबर आएगा इससे, है ना। यानी आप 40 या नहीं 35 मिनट के वीडियो से देख सकते हैं। दोनों वीडियो मिला के 40 मिनट होगा, है ना। 8 नंबर आप कमा सकते हैं, 8 नंबर आपको मिल सकता है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या, आपदा किसे कहते हैं। अरे भाई साहब, आपदा किसे कहते हैं, है ना, डिसास्टर किसे कहते हैं। आपदा हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, आपदा हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही घटना होती है जो अचानक आती है। आपदा हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो अचानक आती है और भारी नुकसान पहुंचा जाती है ना। अरे बाढ़ आएगा, उसे आपदा कहेंगे। अगर बाढ़ आएगा तो बोलेगा, फ़ोन करेगा आपके घर में कि यार भाई साहब हम आ रहे हैं, आप लोग घर से बाहर जाइएगा, नहीं तो छत पे चले जाइएगा, ऊँची बिल्डिंग पे चले जाइएगा। अरे भाई साहब, सुखाड़ बोल रहे हैं, हम सूख रहे हैं, तरह तरह ज़मीन सूख रहे हैं। नहीं, इसमें क्या होता है, आपदा होता है, बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, जो सुनामी होता है, आतंकवादी होता है, बम विस्फोट होता है, रेलवे दुर्घटना, क्या होता है, इसमें सब आपदा है। आपदा तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, है ना, कि आपदा एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन में अचानक आती है और भारी नुकसान पहुंचाती है। क्या भारी नुकसान पहुंचाती है, तो क्या लिख देंगे, यस सर लिख देंगे। तो आपदा दो प्रकार का होता है। आपदा दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, आपदा कितने प्रकार का होता है, वर्णन के। आपदा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा या मानवीय आपदा, है ना। तो चलिए, अगर बोलेंगे प्राकृतिक आपदा में, तो प्राकृतिक आपदा का डिफिनेशन आपको मिलेगा, देखिए ये नीचे, है ना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ आपके लिए, सब लिख के लाया हूँ मैं, है ना। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं, वैसी आपदा जिसमें मनुष्य का योगदान नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य का योगदान नहीं होता है। योगदान मतलब कोई हाथ नहीं होता मनुष्य का, है ना, कोई हाथ नहीं होता मनुष्य का, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्राकृतिक आपदा। जैसे कि बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो, भूस्खलन हो गया ना। एक और ज्वालामुखी आता है, क्या था, ज्वालामुखी आता है। इसमें एग्जाम्पल में डायरेक्ट आएगा भाई कि बोलेगा भूस्खलन कैसी आपदा है, तो क्या बताएंगे आप कि, है ना, प्राकृतिक आपदा। भूकंप कैसी आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा, है ना। चक्रवात कैसी आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा। तो उसके बाद अगर आ गया, उसके बाद देखिए क्या है, 4 नंबर प्रश्न क्या है, मानव जनित आपदा। देखिए, वैसा आपदा जिसमें मनुष्य का योगदान होता है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे अलगाववाद, है ना, आतंकवाद, सामूहिक हिंसा, रेलवे दुर्घटना, है ना, और क्या बोलता, बम का फटना, बम विस्फोट हो गया, है ना। रासायनिक प्रयोगों में रासायनिक प्रयोगों में सांप्रदायिक दंगा हो गया, है ना, ये सब होता है। और क्या, मानव जनित आपदा। यानी मनुष्य का इसमें योगदान होता है। जैसे आतंकवाद हो गया, है ना, अलगाववाद हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, रेलवे दुर्घटना हो गया, है ना, इसमें क्या होता है, मनुष्य ही करता है। लेकिन बाढ़ सुखाड़, है ना, बाढ़ सुखाड़, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, यानी अपने आप होता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है 5 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा में निम्नलिखित अंतर है, यानी निम्न अंतर है ना। जो क्वेश्चन 3 करवाया, देखो पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन 3 है प्राकृतिक आपदा, इसका लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट देके लिखेंगे, पूरा परिभाषा यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट करके लिखेंगे क्या, बाढ़ सुखाड़ एग्जाम्पल लिख देंगे जैसे में, कोई दिक्कत, लिख देंगे आप। वैसे ही 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वही ना, सुना देखिए, क्या आप लिख देंगे ना, कि प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। यार लिखना क्या यार, दोनों को कॉलम बनाना है। एक दिन लिखना प्राकृतिक आपदा, एक दिन लिखना मानव जनित आपदा, तो चलिए लिख लेंगे ना। पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या, परिभाषा। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, उसका उदाहरण। पहला बात परिभाषा, दूसरा बात उदाहरण, क्या लिख देंगे आप ना। चलिए लिख देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये 6 नंबर प्रश्न है। 5 के बाद 6 नंबर में प्रश्न में आया क्या, बाढ़ किसे कहते हैं। देखिए, बाढ़ किसे कहते हैं, तो पूछने वाली बात है यार, बाढ़ कौन नहीं जानता यार। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, पहले नंबर ये लिखना, 1 नंबर यहाँ से क्लियर है। पहले पूछेगा बाढ़ किसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है ना। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में आएगा। यार सुखाड़ के दिन में बाढ़ कभी आ सकता है, सुखाड़ के दिन में, गर्मी के दिन में कभी बाढ़ आएगा, नहीं आएगा ना। अतिवृष्टि होने के कारण, है ना, यानी अतिवृष्टि का मतलब होता है देखिए कि
है ना। जैसे कि नदी नदी भर गया, पूरा नदी भर गया, उसके अंदर कचरा उचरा भर जाता है, उसको बोलते हैं अतिवृष्टि बोलते हैं। होने के कारण जब नदी में अतिवृष्टि हो जाती है तो नदी के पानी नदी का जल काफ़ी बढ़ जाता है और वहाँ के है ना बढ़ जाता है, जिसके कारण नदी का जल आसपास के है ना आसपास में फैल जाता है, यानी आसपास के खेतों में फैल जाता है। तो क्या हो जाता है, उसे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो क्लियर हुआ, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो है ना नदी के अतिवृष्टि होने के कारण है ना वहाँ के नदी का जल स्तर ऊपर हो जाता है। उसके बाद क्या तो वहाँ के आसपास के जमीन में फैल जाता है, उसे क्या कहेंगे, बाढ़ कहेंगे। क्या लिख देंगे ना, चलिए बहुत बढ़िया लिख देंगे आप, है ना। चलिए 6 के बाद आइए 7 नंबर प्रश्न में आइए, क्या है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे, है ना। हानियों को लिखे, यानी बाढ़ से क्या हानि हो सकता है, अरे खुद से समझो यार, इसमें क्या हो सकता है ना। तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या, हमेशा जब अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, निम्न अंतर है क्या, है ना, हमेशा निम्नलिखित ही पक्का लिखना है, निम्नलिखित या नहीं तो निम्न, है ना, पक्का लिखना है, 200% लिखना है ना, नंबर नहीं कटेगा। नंबर लाना चाहते हैं 100 में 100 तो एकदम लिखना पड़ेगा भाई, है ना। शहर में देखिए पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, बहुत ईजी, शहर में बाढ़ आने के बाद बड़े बड़े मकान पानी में आ जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। बात देखिए, आने बाद फिर गिर जाने बाद बात हुआ परिवहन के साधन बाधित हो जाता है, यानी आने जाने में गाड़ी का साधन हो जाता है, पानी रहेगा, रोड पे भरा हुआ सगरो रहेगा तो कैसे है यार, कैसे जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगा ना। कई प्रकार की बीमारी हमारे आसपास में फैल जाती है, बहुत बढ़िया, है ना, फैल जाती है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में क्या है, 4 नंबर पॉइंट बोल रहा है बड़े बड़े पुल टूट जाने के कारण, गाँव के बड़े बड़े पुल टूट जाने के कारण है ना कई गांव नदी में बह जाते हैं, जिससे जान माल की भारी नुकसान होता है। बहुत बढ़िया यार, हो जाता है, सही बात है ना। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित फसलें होते हैं, धान रहे, गेहूँ रहे, मक्का रहे, कुछ भी रहे यार, बजरा रहे, है ना। तो देखिए अगला के बाढ़ से होने वाली लाभ क्या है, अच्छा बताओ, बाढ़ से ज़्यादा लाभ होगा कि ज़्यादा हानि होगा। पहले एक बात है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, बाढ़ से ज़्यादा लाभ होगा कि हानि होगा, यार कमेंट बॉक्स में जल्दी छापो, बाढ़ से ज़्यादा लाभ होगा कि हानि होगा। यस सर लाभ होगा। अरे भाई गलत, हानि होगा ज़्यादा। क्या होगा, हानि होगा ज़्यादा। देखिए क्या हानि होता है वो तो बता चुके, ऊपर ही बता चुके हैं। देखिए लाभ क्या होता है ना, बाढ़ से कुछ लाभ भी होता है, देखिए बाढ़ से कुछ लाभ भी होता है, लेकिन हानि की मुकाबला में यह बहुत ही कम होता है ना। बाढ़ से कुछ क्या होता है, लाभ भी होता है, लेकिन हानि के मुकाबले में बहुत ही कम होता है। जैसे कि इसमें लाभ क्या है, एक पॉइंट करके देख के लिखिएगा, है ना। खेतों में बाढ़ आ जाने से खेतों में भूमि अधिक उपजाऊ हो जाता है, अरे अधिक, यहाँ पे अधिक लिखा है, अधिक उपजाऊ हो जाता है, और कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी बाढ़ के पानी में चले जाते हैं। बस 2 बात लिखना है यार, दो गो फायदा हो रहा है, लेकिन हानि कितना हो रहा है, ए टू जेड हानि है यार, है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, बाढ़ से बचाव के उपायों के लिखे। तो बाढ़ से बचाव के निम्नलिखित उपाय है, एकदम हमेशा एकदम सटीक लिखना है, बोला ये बात हमेशा आपको बार बार बता रहे हैं कि क्या है, निम्नलिखित उपाय है। तो पहला क्या है, बड़े बड़े नदियों के किनारे बांध बनाकर, बहुत बढ़िया यार, है ना। जब बाढ़ आएगा नदी के पानी बढ़ता है ना जी, नदी के पानी बढ़ता है ना, बाढ़ फिर क्या होता है, बहुत ऊपर हो जाता है, फिर फूट जाता है, उसके बाद आसपास के है ना जगहों में, खेत में फैल जाता है, उसके बाद गाँव में आ जाता है, तब ना बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होता है ना। तो बड़े बड़े नदियों के किनारे बांध बनाकर, दूसरा क्या, 2 नंबर पॉइंट, बाढ़ आने से कुछ दिन पहले तत्कालीन व्यवस्था कर लेता है, जैसे कि मोमबत्ती है ना, बाढ़ आएगा तो लाइन भी नहीं रहे, मोमबत्ती हो गया, कुछ भुंजा हो गया जी, क्या हो गया, भुंजा हो गया, सतुआ हो गया, है ना, सत्तू होता है यार, सत्तू क्या बोल रहे हैं, सत्तू होता है ना, व्यवस्था कर लीजिएगा, है ना। प्याज ले लीजिएगा, नमक ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, नमक भी ले लीजिएगा। बस कुछ दिन तो वेट करना पड़ेगा ना। उसके बाद नदियों को आपस में जोड़कर, हाँ जी, नदियों को आपस में जोड़कर, तो 3 उपाय है बाढ़ की स्थिति में, है ना। बाढ़ के बचाव के 3 उपाय है ना। बड़े बड़े नदियों को बांध बनाकर बाढ़ आने से कुछ दिन पहले तत्कालीन व्यवस्था कर लेना है, नदियों को आपस में जोड़कर। बहुत बढ़िया, आप लिख देंगे ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, चलिए सूखा किसे कहते हैं, सुखाड़ किसे कहते हैं। एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा, पहले उन्होंने तो ये पूछेगा, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा, बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। जब वर्षा की मात्रा 25% से भी अधिक कमी हो जाती है तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। देखिए जब वर्षा, यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जब वर्षा की मात्रा 25% से अधिक कमी हो जाती है तो वह सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, सुखाड़ कहेंगे। बहुत बढ़िया। अगले देखिए, अच्छा कमेंट बॉक्स में लिखी तो, है ना, बिहार में 38 जिला है, ठीक है, बिहार में 38 जिला, कितने जिला बाढ़ से पीड़ित है, कितने जिला बाढ़ से पीड़ित है, कितने जिला सुखाड़ से पीड़ित है, कितने जिला बाढ़ से पीड़ित है, कितने जिला सुखाड़ से पीड़ित है। चलिए कमेंट में छापिए जल्दी, है ना। सुखाड़ का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, अरे
सुखाड़ से हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? सुखाड़ से होने से कृषि उत्पादन में भारी नुकसान आती है। पानी नहीं पड़ेगा तो कृषि कैसे होगा, सिंचाई कैसे होगा, है ना, सही बात है। सुखाड़ होने से कृषि उत्पादन में भारी कमी आती है, पशुओं के चारे में कमी आती है। देखिए पशु यार, है ना, गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, अगर पानी नहीं पड़ेगी तो क्या मट्टी चाटेंगे क्या? अरे सॉइल चाटेंगे, मट्टी चाटेंगे क्या? नहीं ना। तो पानी पड़ेगी तो फसलें हमारे बढ़िया होगा, है ना, फसलें होगा बढ़िया तो क्या घास भी उगेगा तो गाय भैंस सब खाएगा यार, पशु खाएगा। और जब पानी नहीं पड़ेगा तो हम लोग कहाँ से पियेंगे? देखिए सुखाड़ से हमारे जीवन में सम कारण है। अगला आगे पूछे थे आपसे, क्या पूछे थे? आगे पूछे थे कि बिहार के कितने जिला बाढ़ से पीड़ित है और कितने जिला सुखाड़ से पीड़ित है। तो बाढ़ से भी 10 जिला पीड़ित है और सुखाड़ से भी 10 जिला पीड़ित है। तो बचा कितना? 18 जिला जो सब बढ़िया है ना, बढ़िया है ना। बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। जब वर्षा की मात्रा समानता से कम हो जाती है तो, है ना, सबसे अधिक नुकसान किसानों को ही होता है। देखिए बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। जब वर्षा की मात्रा समान से कम हो जाती है तो सबसे अधिक नुकसान किसानों को ही होता है यार, सबसे ज़्यादा, है ना। अगला 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर क्या बोला? 13 नंबर प्रश्न बोला बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति वर्णन करेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है, देखिएगा ध्यान से, बिहार एक ऐसा राज्य है ना, जो लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति को झेल रहा है। सही बात है यार। उत्तरी बिहार, है ना, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है। 10 जिला बाढ़ से पीड़ित, 10 जिला सुखाड़ से पीड़ित। बिहार के आधे से अधिक जिले में बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है। बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है ना। वर्षा के समय लगभग 2 से 3 महीने बिहार के किसानों आम लोगों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। क्या लिख देंगे ना? जी सर लिख देंगे, लिख दीजिएगा ना। चलिए लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कुछ इसको जरा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया, है ना। भूकंप किसे कहते हैं? अरे भूकंप किसे कहते हैं ना। भूकंप भी क्या है? भूकंप हो गया, भूकंप सुनामी बाढ़, है ना, सब क्या है? आपदा। नहीं, भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, है ना, प्राकृतिक आपदा, है ना। चलिए भूकंप एक प्राकृतिक आपदा जो जब पृथ्वी की तली पर कंपन होती है तो जिसके कारण पृथ्वी कंपित होकर, यानी कंपित हिल कर, तो है ना, कंपित हो जाती तो इसे भूकंप कहा जाता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। एक बार फिर से, भूकंप किसे कहते हैं? यह एक प्राकृतिक आपदा जब पृथ्वी की तली कंपन होती है जिसके कारण पृथ्वी कंपित हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? इस कंपन को ही भूकंप कहेंगे। चलिए देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद बता रहे है ना, भूकंप से होने वाली हानियों को लिखे। तो भूकंप से होने वाली हानि बहुत सारा है, देखिए, है ना। भूकंप आने पर बड़े बड़े इमारत गिर ही जाते हैं, बहुत बढ़िया है। ब्रिज, पोल मतलब पुल इत्यादि गिर जाते हैं। सही बात है, दोनों पॉइंट करके लिख दिए। बहुत सारे वस्तुएं एवं असंख्य लोग का नुकसान हो जाता है, बहुत बढ़िया यार, है ना। कितना लोग मर भी जाता है, असंख्य मतलब लोग भी हुआ, है ना। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर पॉइंट में, 4 नंबर क्या बताया है? 4 नंबर में क्या बताया गया है? 4 नंबर में ही बताया गया है। देखिए 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में बताया गया है भूकंप वाले क्षेत्र में आयताकार भवन का निर्माण करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आयताकार भवन होना चाहिए उसका आकार में, है ना। अगला प्रश्न आइए क्या है ना, भूकंप से बचाव क्या उपाय को लिखे। भूकंप से बचाव का उपाय क्या लिखे? निम्नलिखित उपाय है। कोई अरे भूकंप से बचाने के लिए कोई उपाय है ये नहीं है, कुछ जानकारी हो सकता है जरूर। भूकंप से बचाव के लिए कोई उपाय है ये नहीं आता है ना। कुछ इसका क्या हो सकता है, कुछ मतलब जानकारी बेहतरीन होना चाहिए। भूकंप को रोकने का तो कोई तरीका नहीं है, सही बात है ना, परंतु नहीं सही जानकारी होने पर भूकंप आने के समय हम सही तरीके से बच सकते हैं। देखिए, है ना, जैसे कि 1 नंबर पॉइंट करके लिख सकते हैं, खुले मैदान में जाकर, एक पॉइंट हो गया। यहाँ दूसरा स्टार्ट कीजिए, यदि आप कमरे में है तो टेबल के नीचे, पलंग के नीचे छुप जाएं, है ना, अपनों को छुपा लें, है ना। ऊंची बिल्डिंग में आप हैं, ऊंची इमारत यानी ऊंची बिल्डिंग में है ना, तो आप इस समतल भूमि पे आ जाए, है ना। ये 3 को उपाय है भाई साहब। पहला है खुले मैदान में आ जाए, दूसरा क्या है कमरे में है तो टेबल या पलंग के नीचे आ जाए, अगर बड़ा इमारत में है तो यार समतल भूमि पर चले जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ना, भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र के बीच में अंतर लिखिए, है ना। तो भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र के बीच में अंतर यही 2 है ना। भूकंप देखिए, भूकंप केंद्र का भूमि का नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंग उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। आज हुआ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भूमि का
भूमि का नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंग उत्पन्न होता है, उत्पन्न होगा क्या होगा, भूकंप केंद्र होगा, केंद्र से उत्पन्न होता है ना, भूकंप केंद्र होगा। अगले देखिए अधिक केंद्र में आइए, अधिक केंद्र में आइए, भूमि पर जहाँ भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है उसको क्या कहेंगे, अधिक केंद्र कहेंगे। क्लियर हुआ है ना। यानी देखिए भूकंप का नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंग उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र कहेंगे। अधिक केंद्र भूकंप भूमि पर जहाँ भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है उसे क्या कहेंगे, अधिक केंद्र कहेंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर पर 18 नंबर प्रश्न है, सुनामी किसे कहते हैं, व्हाट इज सुनामी, है ना। अरे यार इंग्लिश मेरा पैदल है, व्हाट इज सुनामी क्या बोल रहे हैं। चलिए सुनामी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, सबसे पहले तो ये लिखिएगा। बाढ़ बोलेगा तो बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, बाकी कुछ भी लिख दो यार इतना, फिर आपको नंबर मिलेगा, है ना। देखिए समुद्री भूकंप को सुनामी कहा जाता है, समुद्री भूकंप को सुनामी कहा जाता है ना। जब आती है तो समुद्री की लहरें उठ जाती है, उसे क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे, है ना। लिख दीजिएगा, सुनामी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जब समुद्री भूकंप को सुनामी कहा जाता है, जब आती है तो समुद्री लहरें उठ जाती है। अगला मजबूरी आने जाने की जरूरी, यार सॉन्ग सुने हो आप लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सुनामी से बचाव का क्या उपाय है, बहुत ज़्यादा उपाय है रे, बहुत उपाय है ना, बहुत ज़्यादा उपाय है। समुद्र तट पर ऊंची बांध बनाकर, बहुत बढ़िया, समुद्र तट पर ऊंची बांध बनाकर, है ना, ताकि उसका पानी जो लहरें आए ना तो बांध को तोड़ ना पाए, बांध को क्रॉस ना कर पाए, पार नहीं कर पाए, है ना। लोगों को समुद्र के किनारे जाने से रोककर, बहुत बढ़िया। ऐसे रुकता है कौन भी, नहीं रुकता है ना। समुद्र के किनारे झाड़ियों को लगाकर, देखिए अगर झाड़ी लगेगा ना तो मिट्टी क्या होगा, मिट्टी मजबूत होगा तो मिट्टी जल्दी धोआएगा नहीं, है ना। तो 3 उपाय लिख देंगे, यस सर लिख देंगे। सुनामी के बचाव का 3 उपाय क्या कौन सा है, समुद्र के तट पर ऊंची बांध बनाकर, है ना, लोगों को वहाँ से मना करेंगे, भाई आप नहीं जाओ। तीसरा समुद्र किनारे झाड़ी होगा, बहुत बढ़िया। अगला 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य जीवन रक्षा स्थिति को, है ना, ज़्यादा बिगड़ने से रुकना, स्थिति में सुधार की सुविधाजनक बनाना। प्राथमिक उपचार के, देखिए प्राथमिक उपचार लिखिएगा तुम, शॉर्ट में पूरा है, नंबर नहीं कटेगा, है ना। कितने बचे तो कमेंट आएगा, अरे भाई साहब इतना शॉर्ट में नंबर मिलेगा, अरे भाई 2 में 2 मिलेगा, 2 नंबर का है ना, आप बड़े से लिख दोगे ना तो 2 में 2 मिलेगा। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य जीवन रक्षा स्थिति को ज़्यादा बिगाड़ने से रोकना, स्थिति में सुधार की सुविधाजनक बनाना, ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न में आइए। 21 नंबर प्रश्न क्या बोला, बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की पहली प्राथमिकता क्या है। बाढ़ की स्थिति में प्रश्न क्या है, बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की पहली प्राथमिकता क्या है। तो प्राथमिकता यह है, तो बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन की पहली प्राथमिकता है ना, प्राथमिक्ता है बाढ़ को रोकना नहीं बल्कि बाढ़ में फंसे लोगों को मुक्त दिलाना। अगर मान के चलो इस क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की जो आएगा वहाँ पे आएगा, क्या आएगा, रेस्क्यू टीम आएगा, उसको पहले देखेगा, पहले बाढ़ आ गया तो बोलेगा अरे बांध बनाओ जल्दी लाओ, जेसीबी जल्दी लाओ, आदमी डूब रहा है, बोलेगा जेसीबी जल्दी लाओ, जेसीबी जल्दी लाओ, और आदमी साला मर रहा है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि पहले आदमी को जो है ना बाढ़ में फंसा उसको पहले निकालो, उसके बाद बाढ़ में देखा जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, समान रेडियो संचार व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यह संचार व्यवस्था बिना तारों का होता है जिसके कारण यह संदेश को अधिक से अधिक दूरी पर सुना जा सकता है ना। आप नंबर 2, आपदा के समय में यह संचार व्यवस्था की काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे बिजली से कोई परेशानी नहीं है, है ना। क्या लिख देंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अगला प्रश्न क्या है, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए यार संचार, देखिए हम लोग अगर हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या संचार से देख रहे हैं ना, अगर संचार नहीं रहेगा तो कैसे देख पाइएगा, नेट कैसे चलेगा, है ना। चलिए अगला बता रहे हैं, है ना, केवल क्या बोले, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है क्या है। तो निम्नलिखित मुख्य कारण क्या है, पहला केबल तार का टूट जाना, संचार में तो नहीं सॉरी ये दूसरा चीज़ बता दिए। जैसे आप कहीं पे टीवी देख रहे हो, जो डिश लगाता हो संचार का उसमें रहता है ना, नेट टूट उससे अलग बातें हैं, है ना। केबल तार का टूट जाना, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाना, है ना, टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, है ना,
अबे यार सब मतलब नेट आप हमारे वीडियो में आप वीडियो देख रहे हो मेरा, है ना, मेरा वीडियो देख रहे हो तो कैसे, अगर संचार नहीं रहेगा बढ़िया तो कैसे देख पाओगे, है ना। तो बस समझ लीजिए कुछ गलती होगा तो मैनेज कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा सर ऐसे होगा, है ना। चलिए, संचार उपग्रह का क्या कार्य है, संचार उपग्रह का क्या कार्य है, वो संचार व्यवस्था था लेकिन संचार उपग्रह का क्या कार्य है, तो निम्न कार्य क्या है, निम्न कार्य मोबाइल का जीपीएस का कार्य होना, मोबाइल का जीपीएस का कार्य होना, एफएम कार्य करना, एफएम कार्य करना, मोबाइल में कम्युनिकेशन इंटरनेट द्वारा जोड़ना, याद ही बहुत सारा यार, है ना। लास्ट प्रश्न होगा शायद इस वीडियो का शायद लास्ट प्रश्न होगा, और ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को लिखित है ना, भूकंप को प्रभाव करने वाले किन्हीं 4 उपाय निम्नलिखित है, क्यों करें निम्नलिखित है। पहला देखिएगा, अरे भूकंप जहाँ रहता है ना, देखिए क्या प्रश्न में क्या, पहले देख लीजिए, पहले प्रश्न देख लीजिए, बोल रहा है ना, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को लिखे। तो देखिए निम्नलिखित उपाय आप लिख लिए ना, निम्नलिखित उपाय। देखिए पहला बात बताते हैं आपको, है ना, जहाँ मतलब जब जान रहे हैं कि भूकंप आने यहाँ पे हमेशा आता है, तो क्या होना चाहिए, भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए, है ना, वर्गाकार नहीं आयताकार होना चाहिए, है ना। दूसरा बात है साधारण एवं मकान की नींव मजबूत होना चाहिए, और जो नींव होगा ना 5-6-7 फीट हो यार, पूरा गढ़ो, मोटे मोटे छड़ लगा हुआ है ना, वो दिक्कत। थर्ड नंबर बात है मकान बनाते समय अच्छे से अच्छे ईंट पत्थर बालू एवं सीमेंट का उपयोग करना चाहिए, अच्छा कारीगर होना चाहिए, अच्छा मिस्त्री भी होना चाहिए यार, मिस्त्री ठीक है, बढ़िया लाग दे दो, है ना, बढ़िया ईंटा पत्थर सीमेंट लाग दे दो, लेकिन मिस्त्री रहेगा ही बढ़िया नहीं, तो क्या होगा, खराबी नहीं बना देगा, है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, लंबी दीवारों में एक निश्चित दूरी पर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। पहला क्या है, भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए। दूसरा बात क्या है ना, मजबूत होना चाहिए, है ना, और बनाते समय अच्छे सीमेंट छड़ गिट्टी का बालू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है लंबी दीवारों में एक निश्चित दूरी होना चाहिए। तो आइए होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। देखिए कितना, अब आएगा क्या आएगा, आपदा प्रबंधन आपका खत्म कर दूंगा, आपदा प्रबंधन आपका खत्म कर चुका हूँ, पूरा खत्म, ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर चुका हूँ। आप SST, है ना, SST के प्ले लिस्ट में होगा, आप देख लीजिएगा, SST के प्ले लिस्ट में होगा, देख लीजिएगा, है ना, नहीं तो आपदा प्रबंधन का अलग लिस्ट बना देंगे, प्ले लिस्ट बना देंगे। तो कल से वीडियो आने वाला हिस्ट्री का, ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव लाएंगे। सब्जेक्टिव यार 2 वीडियो में, 1 से 2 वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए 7-8 चैप्टर, इसमें 8 चैप्टर है। और कल आ रहा है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर आ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद आ रहा है ना, है ना। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्यारे दोस्तों में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।